नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी ने जरा सी माचिस लगाई और पूरी लंका जल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी के एक बयान पे भारतीय जनता पार्टी में भूकंप आ जाएगा। भूकंप आ गया। 11 सालों से देश की मीडिया सिर्फ मोदी जी खाना खाते थे, मोदी जी पानी पीते थे, मोदी जी ने आज 4 कदम चले, मोदी जी ने आज गाय का बछड़े को खाना खिलाया, आज मोदी जी ने मोर के दाने के साथ ये किया। सिर्फ मीडिया पर यह बयान चलता था। अब गोदी मीडिया लाख विरोध करके, लाख चाहने के बावजूद भी राहुल गांधी की अनदेखी नहीं कर पा रही। पीएमओ से सुनाए कहा जा रहा है, हरेन जोशी डंडा लेके कह रहे हैं कर क्या रहे हो, हर तरफ राहुल गांधी क्यों आ रहा है, हमारे साहब कहां हैं। बताया जाता है कि टीवी चैनलों के अंदर मीटिंग हो रही है कि साहब के बयान तो लगा दें, लेकिन जो बचे कुछ दर्शक हैं वो भी टाटा बाय बाय करके चल देंगे। दर्शक देख ही नहीं रहे हैं। मन की बात ख्यालों की बातों में रह गई। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कर्मठ नेता हैं, मेरे मित्र भी हैं, मुझसे बोले संजय जी मन की बात कहूं तो मोदी जी के झूठ अब इतने दिल को दुखाने लगे हैं। वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में कहा जाता है कि फोटो भेजो मन की बात सुनते हुए। डर यहां तक आ गया है कि कुछ नेताओं से कहा गया कि पहले फोटो भेजो कि सामने मन की बात चल रही हो तो भाषण सुन रहे हो। लोगों ने कहा कि मन नहीं करता, टीवी पे खोलते हैं और म्यूट कर देते हैं, वो फोटो भेज देते हैं। कौन वो झूठी बातें सुने। अब आप सोचिए 11 सालों में ये अंतर आ गया देश के जनमानस में, क्योंकि झूठ की फैक्ट्री खोल दी मोदी जी ने। बिहार में जाके कह रहे हैं चुनाव के बाद 1 करोड़ नौकरी, बिहार में नौकरियां ही नहीं है। और राहुल गांधी ने जैसे रावण की नाभि में अमृत था, विभीषण ने बता दिया कि नाभि पे मारिए भगवान राम को, रावण तभी मरेगा। और किसी ने राहुल गांधी को बता दिया कि नाभि तो ज्ञानेश कुमार हैं, नावेश तो राजीव कुमार थे, बस एक तीर उठाइए राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार के खेल पर चोट कर दीजिए। और उसके बाद तो राहुल गांधी ने कह ही दिया कि मुझे चुनाव आयोग से भी मदद मिलने लगी है, खेल खुल गया। और उसके बाद जिस तरह एक के बाद एक राहुल गांधी ने खुलासे किए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर के बल खड़े हुए। उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बुरा हाल हो जाएगा। उसके बाद तो शायद राहुल ने बम फोड़ दिया जब उन्होंने नौजवानों का आह्वान कर दिया कि स्टूडेंट, नौजवान, जैन जी, इन सबके साथ में खड़ा हूं। बस ऐसा ऐसा भोकाल मचा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभद्र भाषा पे उतर आए। सोचा कि किसी भी तरह बदनाम करो। फिर वो सैम पित्रोदा के एक बयान को ले आए कि सैम पित्रोदा ने कहा पाकिस्तान मुझे घर जैसा लगता है। और उसके बाद निरे ट्वीट अमित मालवीय के और बाकी नेताओं की, देखिए सैम पित्रोदा के कांग्रेस के बड़े संबंध हैं। अरे सैम पित्रोदा की एबीसीडी तो मालूम कर लो। पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक देख लो। क्या सैम पित्रोदा के लेवल का, मानसिक लेवल का एक भी आदमी है? यहां तुम्हें भक्तों की टोली मिल जाएगी जिनके दिमाग में गोबर भर गया है, लेकिन सैम पित्रोदा जैसा आदमी जिसपे दुनिया भर में सैकड़ों रिसर्च हुई है, जिसकी लिखी हुई थीसिस कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, जो भारत में संचार क्रांति का जनक है, अगर आज देश में आज मोबाइल आया है तो सैम पित्रोदा की वजह से आया है। उसकी योग्यता पे कह रहे हैं कि वो ने कह दिया कि पाकिस्तान मुझे घर जैसा लगता है, तो फिर चीजें खराब हो गई, साहब बड़ा बिगड़ गया। और एक एक प्रधानमंत्री थे। अच्छा आप मुझे बताइए, आप दर्शक लोग, क्या वो मनमोहन सिंह थे, क्या वो राजीव गांधी थे, या वो इंदिरा गांधी थी जो विदेश से लौट के आ रही थी और उन्होंने पाकिस्तान में अपना जहाज उतरवा दिया था? और फिर इन्हीं गोदी मीडिया के चैनलों ने कहा था कि ये तो कूटनीति का कमाल कर दिया, ये प्राइम मिनिस्टर का मास्टर स्ट्रोक है। प्रधानमंत्री कहीं से घूम के आए और उन्होंने जहाज उतार दिया, और पता चला कि आज तो नवाज शरीफ का बर्थडे है। यहां तक तो लोग मान लेते कि चलो प्रधानमंत्री जी को हवाई जहाज में किसी ने बता दिया कि आज नवाज शरीफ का बर्थडे है, तो उन्होंने कहा चलो गाड़ी उधर से मोड़ लो। हम लोग कहते हैं ना कई बार चाय पीने जा रहे हैं निकलेगंज की तरफ, तो चलो जरा शर्मा के यहाँ चाय पीते हुए चले चलेंगे। मतलब प्रधानमंत्री नहीं हो गए, हमारे मोहल्ले के छोटे भाई बड़े भाई हो गए कि कहीं पे भी उतार लो जहाज। लोग मान जाते क्योंकि गोदी मीडिया इतनी बड़ी कहानी बता रहा था, गोदी मीडिया कह रहा था कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री का। लेकिन पोल खुल गई। पोल इसलिए खुल गई कि उस जहाज में गिफ्ट निकल आए। तो लोगों ने कहा कि भैया गिफ्ट रखे हुए हैं यहाँ तो,
इसका मतलब आपकी पहले से तैयारी थी। फिर नवाज शरीफ जी की माता जी से मिले, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, माता चाहे किसी की भी हो, वो माता है। जो इंसान 2000 रुपए के नोट के लिए माँ को लाइन में लगा दे, क्षमा कीजिएगा मैं कड़वी बात कह रहा हूं, थोड़ी मोदी जी के भक्तों को बुरी लगेगी। क्या देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी सैलरी नहीं मिलती कि वो अपनी माँ को 2000 रुपए दे दे? और अगर कोई प्रधानमंत्री देश का, जिसको इतनी सैलरी मिलती है कि वो लाखों का सूट पहन सकता है, उसकी माँ 2000 रुपए के नोट रुपयों के लिए अगर एटीएम के बाहर लगी हुई है नोटबंदी में, तो क्षमा कीजिएगा, ऐसे प्रधानमंत्री को अपने ऊपर बहुत शर्म आनी चाहिए। और ऐसे ही उससे ज्यादा शर्म उन भक्तों को आनी चाहिए जो माँ के इस अपमान पर भी खामोश थे। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी की माँ का देहांत हुआ था तो कितनी देर वो गाड़ी में बैठे रहते, कारण क्या था? लोग कहते हैं कि कैमरा और वीडियो टीम संग में नहीं आई। क्या हो गया हमारे प्रधानमंत्री जी को? वो गुफाओं में दर्शन करने जाते हैं, ध्यान लगाने जाते हैं, तो वहां भी 40-40, 50-50 वीडियो कैमरे वाले रहते हैं। ऐसा कौन प्रधानमंत्री होगा गुफा में ध्यान लगा रहा है और 30 कैमरे आगे पीछे हैं? इतना इतना आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा। तो जब इस समय राहुल ने वो जगह ले ली तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए और बौखलाहट में यहां तक कहने लगे कि जिस क्रांति का आह्वान कर रहे हैं राहुल गांधी, जिस जंगी का आह्वान कर रहे हैं, 18 से 30 साल वाली उम्र के लोगों का आह्वान कर रहे हैं, नेपाल का उदाहरण दे रहे हैं, अगर वो यहां लागू हो गई तो राहुल गांधी का, अखिलेश यादव को लोग घर जला देंगे। कोई छुटभैया नेता नहीं कह रहा है, कोई गली मोहल्ले का लौंडा गुंडा टाइप का आदमी नहीं कह रहा है कि हम राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का घर जला देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व सांसद कह रहा है। आप सोचिए, आप कितनी जिम्मेदारी के साथ एक सांसद चुनते हैं, उसको पार्लियामेंट में भेजते हैं कि वो आपके भविष्य का ख्याल करेगा, और वो सांसद क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर ऐसी बातें करेंगे, यहाँ पे ऐसी क्रांति हुई तो हम जनता, नौजवान राहुल गांधी और अखिलेश यादव का घर जला देंगे। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा? मैं सुनवाता हूं। पूर्व सांसद हैं सुब्रत पाठक, सुनिए और शर्म करिए ऐसे ख्यालों पर, और लानत भेजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि उनकी पार्टी में ऐसे सांसद रहे हैं जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। सुनिए सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं। आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की तो। सुन रहे हैं आप? भाषा सुन रहे हैं आप? नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की तो। आप सुनिए, कैसे कैसे कोई इंसान कह सकता है, पूर्व सांसद कह सकता है कि राहुल गांधी का घर जला दिया जाएगा, और कहीं से यासीन मलिक को निकाल रहा है और मेरी कहानी बताने लगे, मनमोहन सिंह की बदनामी करने लगे। मतलब बौखलाहट होती है ना, पागलपन होता है ना, उस पागलपन तक उतर आई बीजेपी। पवन खेड़ा ने क्या धुलाई करी है, सुनिए जरा। भूत आकर बैठ गया है भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर। उस भूत का नाम है वोट चोरी। ये उतर नहीं रहा, इसलिए रोज इनके टूल किट से आपको एक नया शिगुफा मिलेगा। आज का शिगुफा है यासीन मलिक और उसका हलफनामा। यासीन मलिक के एक हलफनामे का एक पेज निकालकर आज ये पूरे दिन उछल कूद मचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। उस भूत को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वोट चोरी के, नहीं उतर पा रहा। हलफनामे का वो हिस्सा कि मनमोहन सिंह जी ने यासीन मलिक को धन्यवाद कहा क्योंकि यासीन मलिक ने एक भूमिका अदा की, शांति की जो पहल थी मनमोहन सिंह सरकार की, उसको आगे बढ़ाने में। एजेंसीज ने उसको कोई काम दिया जो उसने किया, और मनमोहन सिंह जी ने शिष्टता दिखाते हुए उसको धन्यवाद कहा। इसमें गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को किस बात से आपत्ति है कि शांति आए या मनमोहन सिंह जी के शिष्टाचार से? किस चीज से आपत्ति हमें नहीं समझ में आया। मनमोहन सिंह जी से पहले की सरकार है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, वो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार हो, सबने कश्मीर में शांति लाने के लिए अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रयास किए। वाजपेयी जी तो कश्मीरियत और जमहूरियत की बात करते थे, लेकिन उस वक्त जो एनएसएस थे, उस वक्त जो आईबी के डायरेक्टर्स थे, उस वक्त जो रॉ के हेड्स थे, उन सब पर आज भारतीय जनता पार्टी ने कीचड़ उछाला है और उन प्रधानमंत्रियों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी
के लिए तो यासीन मलिक खुद कहते हैं कि साहब उन्होंने मेरा पासपोर्ट बनवाया। तो क्या अटल जी राष्ट्र विरोधी हो गए? यासीन मलिक खुद कहते हैं कि अजीत डोवल मुझसे मिला करते थे। क्या अजीत डोवल राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे थे? अरे कश्मीर को हम सब अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं मानते। और हर सरकार ने जब शांति की पहल लाने की कोशिश की, सुलह के लिए संवाद किया, अलग अलग स्टेक होल्डर, ये पवन खेड़ा ये तो के जो संवैधानिक पूरी बात पद पर सुना रहे बैठे हुए थे। लोग अपना अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहे थे। आरएसएस 2011 में यासीन मलिक से क्यों मिलती थी साहब? कोई संवैधानिक पद पर बैठी है? अरे ये तो गैर पंजीकृत संगठन है, संदिग्ध संगठन है। 2011 में सरकार से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं था, बीजेपी ऑपोजिशन में थी। क्यों मिल रहे थे यासीन मलिक से, बताइए? विवेकानंद फाउंडेशन क्यों मिलते थे साहब? कोई संवैधानिक पद है आपके पास? काम क्या था? क्या सरकारें नहीं थी कि आप जाकर मुंह उठाकर चले आए यासीन मलिक से मिलने? क्यों? ये सवाल होते हैं। धीरूभाई अंबानी से अटल जी के वक्त यासीन मलिक से बात करवाई जा रही थी, क्यों? तब बीजेपी सवाल नहीं पूछेगी कि आरएसएस क्यों मिल रही थी, विवेकानंद फाउंडेशन क्यों मिल रहा था, धीरूभाई अंबानी क्यों बात कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी क्यों बात कर रहे थे। अरे साहब, आप आज जो ब्यूरोक्रेट है ना, जो रॉ के हेड होंगे, आईबी के चीफ होंगे या एनएसए होंगे, उन सब के मनोबल से खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले भविष्य के भी जो ये ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनके भी मनोबल को आप गिरा रहे हो। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचेगा साहब। इतिहास का कोई भरोसा नहीं, कोई मोदी जैसा आएगा, कीचड़ उछाल देगा इनकी भूमिका पर। आपको एक प्रसंग याद दिलाता हूं, बीजेपी को खास तौर पर। जब यासीन मलिक मई 2007 में सफरे आजादी निकालना चाहते थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अनुमति नहीं दी, उनको नजरबंद किया, गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी जब खत्म हुई तो ये आमरण अनशन पे बैठ गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हस्तक्षेप किया, मनमोहन सिंह जी को कहा कि इनको अनुमति दीजिए, सफरे आजादी को निकलने दीजिए, और मनमोहन सिंह जी ने निकलने दी। तो क्या अटल जी राष्ट्र विरोधी हो गए? ये सवाल अब हम बार बार पूछेंगे। आरएसएस क्यों मिलती थी यासीन मलिक से? क्या भूमिका थी, क्या योगदान था, कारण क्या था, हैसियत क्या थी? विवेकानंद फाउंडेशन क्यों मिलती थी यासीन मलिक से? क्या हैसियत थी, क्या योगदान था, क्या भूमिका थी? और अटल जी जब मदद करते थे यासीन मलिक की, तो क्या वो राष्ट्र विरोधी थे? क्या अजीत डोवल जब यासीन मलिक से मिलते थे तो राष्ट्र विरोधी थे? ये सब जवाब बीजेपी को देने होंगे। और भूत चुनाव चोरी का, वोट चोरी का अब उतरेगा नहीं, टूल किट चलेगा नहीं। आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। जय हिंद। असली खेल सारा यही हुआ कि वोट चोरी का एक के बाद एक राहुल गांधी ने जिस तरह खुलासे किए, देश की जनता के सामने आए, उसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर यह डर बिठा दिया कि जैसा अन्ना आंदोलन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अन्ना आंदोलन में कांग्रेस के खिलाफ कितने बड़े झूठ का सहारा लिया गया था, लेकिन उस आंदोलन ने देश में एक माहौल बनाया था और भाजपा सत्ता में आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी को यही डर सता रहा है कि अगर अन्ना जैसा आंदोलन खड़ा हो गया और वो भी वोट चोरी पे खड़ा हो गया, ज्ञानेश कुमार को नींद नहीं आती होगी, राहुल गांधी की याद आ जाती होगी, तब लग रहा है कि अगर ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। किस स्तर तक होता रहा है, राहुल गांधी की पैंट के फोटो वायरल कर रही है बीजेपी आईटी सेल कि देखो पैंट छोटी है, पैंट थोड़ी ऊंचे कद की है, नीचे जमीन पे नहीं आ रही है। निशाना क्या है कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थोड़ा ऊंचा पजामा पहनते हैं, तो उससे तुलना की जा रही है कि राहुल गांधी की पैंट छोटी है। केवल आपकी जिंदगी में हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ बचा नहीं, सिर्फ ये करना है। यहां तक आ गए कि राहुल गांधी की पैंट की लंबाई क्या है इस पे तय करो। और फिर हो क्या रहा है, बिहार में अमित शाह की रैली में वोट चोरी के नारे गूंजने लगे। अमित शाह परेशान, घबराए, सुना है कि बीजेपी दफ्तर में न जाकर उन्होंने होटल में मीटिंग करी। ये बिहार है, वोट चोरी का मुद्दा इतना तूल पकड़ लेगा, देश भर में इतना छा जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है वो भाजपा को डरा रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये मजबूती अगर बनी रही, ये साथ अगर बना रहा, तो एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के 5 ब्रांड नेता हैं, सांसद हैं, महाराष्ट्र में गए और किसानों की आत्महत्या पर बहुत खुलकर बात करी। क्या कही, मैं आपको समझाता हूँ। सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि आज
पूरे गुजरात में उपचुनाव के परिणाम के बाद एक अलग प्रकार की ऊर्जा है। इस ऊर्जा को बेकार मत होने देना। और ये ऊर्जा क्यों है? क्योंकि हमारे एक विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया ना। बोले इनके 5 है, 5 भी नहीं रहने देंगे, तोड़ा, इनको शामिल करो अपने में। शामिल कर लिया। हमारा वो विधायक गया, उसको लगा बीजेपी वाले टिकट देंगे, टिकट ही नहीं दिया उसको टिकट नहीं दिया, उसको टिकट नहीं दिया। कह रहे सरपंच का भी नहीं दिया, सरपंच भी नहीं खत्म। गोपाल भाई को पार्टी ने वहां से खड़ा किया चुनाव में। पूरी पार्टी कह रही थी उपचुनाव है, सारे विधायक लग जाएंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लग जाएंगे, मोदी जी लग जाएंगे, अमित शाह जी लग जाएंगे, सारे विधायक सांसद लग जाएंगे। अरे विसावदर का चुनाव तो जीतना मुश्किल है, नामुमकिन है। गुजरात की जनता ने कहा हम गद्दारों का साथ नहीं देंगे। अगर आम आदमी पार्टी छोड़कर कोई बीजेपी में शामिल हुआ है तो हम आम आदमी पार्टी के संघर्षशील नौजवान को, युवा को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। गुजरात ने संदेश दिया, गद्दारों का साथ नहीं देंगे। तो इसलिए जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ छोड़ने का काम किया, अब शायद उनको सरपंच बनने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये संजय सिंह हैं जो संसद में भी इस तरह की बात करते थे, इस वजह से उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन वो डरे नहीं, तेवर वही थे। और मैं तो हैरान हूं कि 2014 तक जिन प्रधानमंत्री का इतना इकबाल था, जिन प्रधानमंत्री का इतना रुतबा था कि उनके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, अब वक्त का तकाजा देखिए। 11 साल बाद वही प्रधानमंत्री संसद में आते हैं, सारे सांसद इकट्ठा होते हैं और प्रधानमंत्री के सामने नारे लगाने लगते हैं, वोट चोर, गद्दी चोर। सोचिए कितना दिल पे ये तल्ख लगा होगा, कितना खराब लगा होगा। प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कि जिस जगह उनके सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते थे सांसद, वहां उनके मुंह पे नारे लग रहे हैं। इसे कहते हैं वक्त का पलट जाना। राहुल गांधी आज पूरी तरह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वोट चोरी मुद्दा एक बड़ा अभियान बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि अगर ये नौजवानों में, अगर ये छात्रों में, अगर ये मध्यम वर्गीय परिवार में ये मुद्दा बड़ा हो गया, चला गया, तो वो क्या करेगी। आप भी खुद सोचिए दिल पर, आपके अड़ोस पड़ोस में क्या बात होने लगी है, नहीं होने लगी है कि देश में वोट चोरी हो रही है। सांसद कितने गैर जिम्मेदार हो गए हैं। एक कंगना जी हैं, हिमाचल में क्या भयंकर तबाही आई हुई है, वहां जाके कह रही है तबाही के कारण मेरा रेस्टोरेंट भी नहीं चल पाया। ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे कंगना जी की सारी जिंदगी उस रेस्टोरेंट को। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने संवेदनहीन होते चले जा रहे हैं कि वहां पर उनको आम जनता के दुख दर्द का अंदाजा नहीं है। उनको ये बड़ा कॉन्फिडेंस है कि चुनाव आएगा तो हम सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये राजनीति आखिर कब तक चल सकती है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। आप जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।